बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हम फाइलम कॉर्डेटा की स्टडी कर रहे थे। अब तक ये जो चार्ट आपके सामने ड्रा हुआ है, ये अब तक का कॉर्डेटा हमने स्टडी किया है। मैंने आपको बताया कि फाइलम कॉर्डेटा जो है, इसमें ये आपका थर्ड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तीन खूबियाँ होती हैं। पहली खूबी कि इनके ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, फिर उनके पास नर्व कॉर्ड भी होता है इनके एम्ब्रियो में, और इनके एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स भी होती हैं। ये तीनों एम्ब्रियो के करेक्टर्स होते हैं जो कॉर्डेटा में पाए जाते हैं। फिर हमने कहा कि हमने फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप में तकसीम किया हुआ है। पहला ग्रुप कहलाता है एक रेनिएटा, जबकि दूसरा ग्रुप कहलाता है क्रैनिएटा। एक रेनिएटा ऐसे कॉर्डेट्स होते हैं जिनमें क्रैनम नहीं बनता। इनका जो नर्व कॉर्ड है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो है डेवलप नहीं होता, जबकि इनका नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप नहीं होता। जबकि क्रैनिएटा जो है ये एडवांस होते हैं, मॉडिफाई यानी कॉम्प्लेक्स, अच्छे वेल डेवलप होते हैं। इनमें क्रैनम डेवलप होता है जी। इनका जो नर्व कॉर्ड होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप हो जाता है, और इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड, ये कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। फिर हमने बात की कि एक रेनिएटा के अंदर हमारे पास दो सुपर फाइलम होते हैं जी। एक कहलाता है यूरोकॉर्डेटा, एक कहलाता है सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा ऐसे एक रेनिएटा होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियो में होता है, लेकिन जब वो अडल्ट में आते हैं तो उनका नोटोकॉर्ड लॉस हो जाता है। इनको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। और ये इसका मेजर फर्क बता रहा हूँ। बाकी तो हमने जो बाकी करेक्टर्स है वो तो हमने ऊपर पढ़ लिए थे क्लास में। जबकि एक रेनिएटा का दूसरा सब फाइलम होता है, वो है जी सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा क्या होते हैं? ये ऐसे एक रेनिएटा होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो अडल्ट तक रहता है। यानी कि इनका नोटोकॉर्ड ना सिर्फ लार्वा में होता है, बल्कि जब ये अडल्ट फॉर्म में आते हैं तब भी इनका नोटोकॉर्ड जो है वो इनके पास मौजूद होता है। तो ये आपके एक रेनिएटा के दो सब फाइलम है। उसके बाद क्रेनिएटा की तरफ आए तो क्रेनिएटा में हमारे पास दो सब फाइलम होते हैं। एक कहलाता है गैनेथोस्टोमेटा और एक कहलाता है एग्नाथा। एग्नाथा जो है वो जॉलेस फिशेस होती हैं, बहुत ही छोटी सी क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा भी कहते हैं हम इसको। इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मछलियाँ, और उनके मुंह में जॉ नहीं होते। जबकि गैनेथोस्टोमेटा जो है ये ऐसे क्रैनिएटा होते हैं, इनके माउथ में जॉज मौजूद होते हैं। फिर ये वाला जो सब फाइलम है गैनेथोस्टोमेटा, ये दो सुपर क्लासेस में तकसीम होता है। एक कहलाती है पाइसिस, एक कहलाती है टेट्रापोडा। पाइसिस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें फिन्स मौजूद होंगे, लिम्स मौजूद नहीं होंगी। जबकि टेट्रापोडा क्या है जी? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें लिम्स होते हैं, पैर होंगे, हाथ पैर। फिर पाइसिस को हमने देखा कि पाइसिस के अंदर हमारे पास दो क्लासेस होती है, कॉन्ड्रिचाइटिस और ऑस्टिचाइटिस। कॉन्ड्रिचाइटिस में ये ऐसी पाइसिस होती है, ऐसी मछलियाँ होती हैं जिनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिस से बना हुआ होता है। जबकि ऑस्टिचाइटिस के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स से बना हुआ होता है। ठीक है। और टेट्रापोडा की हमने स्टडी की थी कि टेट्रापोडा जो है वो चार लिम्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अब हम टेट्रापोडा को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि टेट्रापोडा के अंदर ये एक सुपर क्लास है और इसके अंदर आपको चार क्लासेस मिलेंगी। तो चारों क्लासेस को हमने आज स्टडी करना होगा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल। ठीक है जी। तो सबसे पहले टेट्रापोडा पे आते हैं जी। टेट्रापोडा, इट इज अ सुपर क्लास। टेट्रापोडा यह आपके फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एक सुपर क्लास है। ठीक है, ये एक सुपर क्लास है जी। और इसके अंदर यानी इसके अलावा जो दूसरी सुपर क्लास थी वो थी पाइसिस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइसिस एंड टेट्रापोडा? कि पाइसिस के पास फिन्स मौजूद होते हैं जिसके जरिए वो अपने पानी के अंदर स्विमिंग करती है। जबकि टेट्रापोडा के अंदर हमारे पास लिम्स होती हैं, और लिम्स की तादाद होती है 4। चार लिम्स मौजूद होती है। चार लिम्स चूंकि मौजूद होती हैं तो चार को हम कहते हैं टेट्रा, लिम्स को हम कहते हैं पोडा, लिहाजा इस क्लास का नाम पड़ा हुआ है टेट्रापोडा। तो चार लिम्स मौजूद होती हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होती हैं और खुश्की में रहती है, लेकिन ये नहीं है कि सारी टेरेस्ट्रियल है। कुछ इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं। लिम्स मौजूद होती है, जैसे कि टर्टल वगैरह पानी में तैर लेता है, होती लिम्स है। और कुछ ऐसी स्पीशीज भी आएंगी, जैसे कि पहला जो फाइलम होगा, इसका जो पहली क्लास होगी एम्फीबिया, उसका लार्वा जो है वो फिन रखता है। फिन मौजूद होंगे, लेकिन जब वो अडल्ट फॉर्म में आएगा तो उसके वो फिन खत्म हो जाएंगे और लिम्स आ जाएंगे। बहरहाल लिम्स मौजूद है सब में। एक क्लास है जी एम्फीबिया, उसके लार्वा में फिन होगा, लेकिन जब वो अडल्ट फॉर्म में आएगा तो वो फिन खत्म हो जाते हैं और उनकी वो लिम्स बन जाती है। तो चार लिम्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस सुपर क्लास के अंदर। चूंकि ये जो है कॉर्डेटा के अंदर है तो ये सब
क्लास, ये टेट्रापोडा जो है वो सुपर क्लास है किस फाइलम की? कॉर्डेटा की। लिहाजा इनके जो लार्वा होंगे उनमें नोटोकॉर्ड होगा, नोटोकॉर्ड होगा, इनके लार्वा में नर्व कॉर्ड होगा, वही डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और इनके लार्वा में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है। ठीक है जी। फिर चूंकि ये कॉर्डेटा थी, फिर चूंकि कॉर्डेटा के क्रेनिएटा के ग्रुप से इसका ताल्लुक है, इसका मतलब है कि जब ये अडल्ट फॉर्म में आएंगी तो इनके बॉडी में क्रेनियम जो है वो डेवलप हो जाएगा, जिसके अंदर ब्रेन स्टोर हो जाता है, ब्रेन की हिफाजत हो रही होती है। फिर चूंकि ये उसी क्रेनिएटा में है, लिहाजा इनका जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। और इनका जो नर्व कॉर्ड है वो डेवलप हो जाएगा किसके अंदर? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। जबकि इनका गिल स्लिट्स का मामला इनकी हैबिटाट पर डिपेंड करता है। अगर ये इक्वेटिक होंगी तो इनका गिल स्लिट्स गिल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये टेरेस्ट्रियल होंगी तो इनका गिल स्लिट जो है वो क्लोज हो जाएंगे और लंग्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये 3 करेक्टर्स इनके हैं जी, बिकॉज इट इज़ बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा। और नीचे वाले करेक्टर्स क्यों है जी? क्योंकि ये फाइलम कॉर्डेटा के ग्रुप क्रेनिएटा से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद क्रेनिएटा के ये 2 में से एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जी। क्रेनिएटा ये रहा, क्रेनिएटा के ये गिनेथोस्टोमेटा से ताल्लुक़ रखते हैं। और ग्रेथोस्टोमेटा से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका मतलब है इनके माउथ में जॉस मौजूद होते हैं। माउथ हैज़ जॉस, 2 जॉस होंगे जी। अब उसमें दांत हो ना हो एक और बात, बट इनमें माउथ के अंदर इनके जॉस मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गिनेथोस्टोमेटा से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है जी। अब गिनेथोस्टोमेटा की 2 क्लासेस हैं जी, और उसमें से ये टेट्रापोडा हम स्टडी कर रहे हैं जी। ठीक है जी। तो ये इसके कुछ करेक्टर्स हो गए। बाकी ये एक्वेटिक भी हो सकती हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं जी। एक्वेटिक किसकी किस वजह से बोल रहा हूँ? क्योंकि इनकी जो एक पहली क्लास आएगी टेरेस्ट्रियल, इनकी जो पहली क्लास आएगी ना एम्फीबिया, उनका लार्वा एक्वेटिक होता है। फ्रॉग वगैरह, फ्रॉग जिसमें आते हैं ना, एम्फीबिया। तो एम्फीबिया जो होते हैं ना, उनका लार्वा जो है वो एक्वेटिक होता है, उनमें गिल्स मौजूद होते हैं और उनमें फिन्स मौजूद होते हैं। वो बिल्कुल पाइसिस की तरह एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा जी। लेकिन जब वो अडल्ट फॉर्म से जब वो लार्वल फॉर्म से अडल्ट फॉर्म में आता है तो मेटामॉर्फोसिस होती है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। इसके फिन्स ख़त्म हो जाते हैं, लिम्स आ जाती हैं, इसके जो है वो गिल्स ख़त्म हो जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं। तो फिर ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आ जाता है और ये टेरेस्ट्रियल हो जाता है। बाकी उसके अलावा तमाम चारों क्लासेस, तमाम जितना भी स्पीशी पाया जाएगा वो टेरेस्ट्रियल होगा, चाहे वो रेप्टिलिया हो, एविस हो, बर्ड हो, सब एवरीथिंग इज टेरेस्ट्रियल। अब अगर आप ये जो मिसाल के तौर पे वो होता है, अल्लाह आपका भला करे, क्रोकोडाइल हुआ, वो रेप्टिलिया है। टर्टल जो है वो भी रेप्टिलिया है। तो वो यकीन माने वो भी टेरेस्ट्रियल हैं। पर उनको उनके अंदर लंग्स होते हैं, वो लंग्स से ही सांस लेते हैं। उनके अंदर लिम्स होते हैं, वो लिम्स से ही तैरते हैं। हम भी तो हाथों से तैरते हैं ना पानी में, हमारे भी हाथ है। तो इसी तरीके से क्रोकोडाइल और ये जो टर्टल होता है, ये टेट्रापोडा है, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये अपने लिम्स की मदद से तैरते हैं, इनमें फिन्स नहीं होते। ये सांस रोकने की कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है, 8-8, 10-10 घंटे तक अपने लंग्स के अंदर ये सांस स्टोर कर सकते हैं। तो इतनी देर तक ये पानी में स्विमिंग कर रहे होते हैं। अगर पानी के अंदर पानी के अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर गिल्स मौजूद है। हमारे अंदर भी तो, हम भी तो सांस रोक के पानी में जा सकते हैं। तो हम कोई मछलियाँ थोड़ी हो गए, हम सांस रोक के पानी में जा सकते हैं। जितनी देर हम सांस रोक सकते हैं हम उतनी देर पानी में स्टे कर सकते हैं। क्रोकोडाइल हुआ, टर्टल हुआ, कुछ स्नेक्स होते हैं, इनमें सांस, इनके जो लंग्स हैं उनमें सांस बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। उस वजह से 8-8, 10-10, 15-15 घंटे जो है वो पानी में गुजार सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से आप समझ लो कि टेट्रापोडा की तकरीबन सारी स्पीशीज टेरेस्ट्रियल हैं, सिर्फ 2-3 को छोड़ के तमाम स्पीशीज आपकी टेरेस्ट्रियल होंगी। सबों में लिम्स होंगी, सबों के अंदर जो है वो गिल्स नहीं होंगे, लंग्स होंगे। लंग्स के जरिए ये सांस लेते हैं। वो मैंने आपको बता दिया मामला कि जी वो जो टर्टल और क्रोकोडाइल है, फिर वो कैसे पानी में जा रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। उनमें लंग्स ही, उनमें लिम्स ही है। ठीक है। तो मैक्सिमम जो है इनकी स्पीशीज वो आपको कौन सी मिल रही है? टेरेस्ट्रियल, खुश्की वाली। एक आध को छोड़ के, ये बार बार बोले आ रहा हूँ मैं, एक आध को छोड़ के, एक आध एक्वेटिक है। कौन कौन एक्वेटिक है? एक तो एम्फीबियंस के जो लार्वा होते हैं ना, वो एक्वेटिक होते हैं। वो तो मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी एम्फीबियंस होंगे उनके लार्वा इक्वेटिक होते हैं जी। उनमें गिल्स होता है, फिन्स होते हैं, पानी में रहते हैं। फिर मेटामॉर्फोसिस होती है और अडल्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट जब होते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो टेरेस्ट्रियल हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे और भी हैं खाली एम्फीबियंस के अलावा,
जैसे कि आपकी हो जाती है वो वेल मछली, वेल मछली हो जाती है, डॉल्फिन हो जाती है, ये भी आपके टेट्रापोड हैं। डॉल्फिन हो गई, वेल मछली हो गई, ये टेट्रापोड है, बल्कि टेट्रापोडा की जो चौथी क्लास होती है मैमल, उससे ताल्लुक रखते हैं। तो ये कुछ और हैं मैमल क्लास के अंदर, कुछ और आपको ऐसी स्पीशीज मिलेंगी जो एक्वेटिक होंगी, उनमें लंग्स होंगे, उनमें फिन्स होंगे, वो फिन्स की मदद से तैरेंगी, वो लंग्स की मदद से जो है वो सांस लेंगी। तो फिर उनको तो पाइसिस में होना चाहिए था, पाइसिस में होना चाहिए था, क्योंकि तो पाइसिस का करेक्टर है ना, लिंक्स गिल्स का होना और फिन्स का होना। लेकिन वो पाइसिस में नहीं है, क्योंकि वो मैमल्स से ज़रा उनका एक करेक्टर मैं आपको बताऊंगा, वो मैमल्स से मिल रहा है, तो उस वजह से वो मैमल्स में, ठीक है। तो ज़्यादातर स्पीशीज़ हमें जो है इनकी तकरीबन आप कह लो 95% स्पीशीज़ इनकी टेरेस्ट्रियल हैं, लंग्स रखती हैं, लिम्स मौजूद होती हैं। कुछ स्पीशीज़ को छोड़ के कुछ स्पीशीज़ इनकी इक्वेटिक फॉर्म वाली होती हैं, यानी कि उनके अंदर गिल्स मौजूद होंगे, उनके अंदर लिम्स मौजूद होंगे, ठीक है जी। और ये हाईली डिवेलप ऑर्गेनिजम्स हो गए, हाईली डिवेलप ऑर्गेनिजम्स हो गए। आप देख लें जी, इनकी बॉडी के अंदर ये कॉर्डेटा वाले करेक्टर्स भी हैं, क्रेनिएटा से ये और ज़्यादा डिवेलप हो गए, गैनाथोस्टोमेटा से तो ये और ज़्यादा एक्सट्रीमली डिवेलप हो गए। तो हाईली डिवेलप ऑर्गेनिज्म का ये वाला सुपर क्लास है। अब इस सुपर क्लास के अंदर हमारे पास 4 क्लासेस हैं, जिसमें से पहली क्लास है हमारे पास एम्फीबिया। एम्फीबिया को स्टडी करते टाइम आप इसकी जो एग्जाम्पल जहन में रखोगे वो है जी फ्रॉग। फ्रॉग जो है ये बेहतरीन एग्जाम्पल होगी एम्फीबिया की, अपने जहन में रखिएगा। एम्फीबिया का व्हाट इज द मेजर करेक्टर, इस एम्फीबिया क्लास का सबसे मेजर करेक्टर ये होता है कि इनकी लाइफ जो है वो ड्यूल लाइफ होती है। ड्यूल लाइफ, इस एम्फीबिया वर्ड का मतलब ही यही होता है, ड्यूल लाइफ। ड्यूल लाइफ का मतलब क्या है कि ये अपनी पूरी जिंदगी के दौरान कुछ अरसे इक्वेटिक फॉर्म में होते हैं और कुछ अरसे जो है ये बाकी का टाइम जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आ जाते हैं। यानी इनका जो लार्वा होता है वो इक्वेटिक होता है, लार्वा इज इक्वेटिक, इनका लार्वा इक्वेटिक होता है। इनका लार्वा जो है वो असल में मेल फीमेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके, वो अपने जो गैमेट्स डिस्चार्ज करते हैं वो पानी में डिस्चार्ज करते हैं। अब जाइगोट जो डेवलप होता है वो पानी में डेवलप होता है, और पानी में ही इनका जो लार्वा डेवलप होता है, तो फिर वो पानी का ही हैबिटेट अपनाया हुआ होता है, और उस हिसाब से उसके गिल्स मौजूद होंगे, फिन्स मौजूद होंगे, वो इक्वेटिक हो जाता है। तो इनका जो लार्वा स्टेज है वो क्या हो गई, वो इक्वेटिक हो गई। फिर लार्वा के अंदर होता है मेटामॉर्फोसिस, कौन सा वाला, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट का आपको याद होगा, मैंने बताया था कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर लार्वा और अडल्ट फॉर्म दिखने में बिल्कुल अलग अलग होगी, ठीक है। तो फिर इनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और इनका लार्वा जो है अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लाता है, इक्वेटिक फॉर्म से टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आ जाता है, अपने लिम्स आ जाते हैं, इसके फिन्स खत्म हो जाते हैं, गिल्स खत्म हो जाती है, लंग्स डिवेलप हो जाता है। तो इसकी जो अडल्ट फॉर्म होगी वो फिर आपकी कैसी हो जाती है जी, वो टेरेस्ट्रियल हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी लाइफ के अंदर दो तरह की फॉर्म है, एक इसकी इक्वेटिक फॉर्म है, एक इसकी टेरेस्ट्रियल फॉर्म है। तो दो तरह की लाइफ गुजार रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ड्यूल लाइफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये इसका मेजर करेक्टर है। बाकी आप आगे की जितनी चारों क्लासेस पढ़ोगे वो सब टेरेस्ट्रियल होंगे। पिछली जो आपने क्लासेस पढ़ी वो सारे के सारे पाइसिस पाइनी वाले थे, ठीक है। ये बीच के आ गए, एवोल्यूशन के अंदर ये बड़ी अहमियत रखेगा, ये बात याद रखिएगा। तो इससे पिछली वाली जितनी भी क्लासेस थी, पाइसिस और वो जो थी सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, दे ऑल आर इक्वेटिक। वो पानी के लाइफ स्टाइल के थी, वो उनका गिल्स थे, उनके पास फिन्स मौजूद थे या नहीं थे वो भी, तो वो इक्वेटिक फॉर्म थी। और इसकी क्लास के बाद जितनी क्लासेस आएंगी वो टेरेस्ट्रियल है, ये उनके बीच की कड़ी है। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, ये ऐसी क्लास है, इसके ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से के अंदर लार्वल स्टेज के अंदर ये इक्वेटिक होते हैं और अडल्ट फॉर्म में ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। इक्वेटिक का मतलब होगा कि ये गिल से सांस लेंगे, फिन से तैरेंगे। अडल्ट फॉर्म टेरेस्ट्रियल का मतलब होगा कि इनके पास लंग्स मौजूद होते हैं और ये लिम्स रखते हैं। तो ये इनका मेजर असल फर्क हो गया, असल करेक्टर जिसकी वजह से ये डिफरेंट होगा। बाकी दीगर करेक्टर की बात करें तो वेल डेवलप है, वही सारी बातें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोऑर्डिनेट्स की है, कोऑर्डिनेट्स वाले करेक्टर्स तो वो तो है ही है इनके। उसके अलावा और अगर इसकी बॉडी वगैरह के बारे में हम बात करें तो तकरीबन 2000 स्पीशीज़ इनकी मौजूद है हमारे पास दुनिया में। फ्रॉग वगैरह इनकी बड़ी कॉमन स्पीशी हैं। इनकी बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम होती है, एक कहलाता है हेड, बीच वाला हिस्सा कहलाता है ट्रंक,
आखिरी वाला हिस्सा कहलाता है टेल। ठीक है, इनके पास 4 लिम्स होती हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो आगे छोटी होती है, उनको हम कहते हैं फोर लिम्स, और 2 बैक साइड पर मौजूद होती हैं, जिनको हम कहते हैं वो हाइंड लिम्स है। अच्छा, हम इसकी एक्वेटिक नहीं, हम इसकी टेरेस्ट्रियल फॉर्म पढ़ लें। हाँ, तो 2 इसकी आगे लिम्स होती हैं, 2 इनकी पीछे लिम्स होती हैं, और इनके लिम्स के अंदर उंगलियां, इनके जो हैंड होते हैं, हाथ होते हैं, उनमें इनके डिजिट्स मौजूद होती हैं, यानी उंगलियां मौजूद होती हैं, लेकिन डिजिट्स जो हैं वो विदाउट क्लॉज होती हैं, यानी कि उनमें नाखून नहीं होते, बगैर डिजिट्स के, बगैर क्लॉज के डिजिट्स मौजूद होते हैं। इनकी स्किन जो है वो बहुत ही चिकनी होती है, कोई स्केल नहीं होती है, मॉइस्ट स्किन होती है इनकी, गीली स्किन होती है, ज़्यादातर गीली नज़र आएगी आपको। ग्लैंड होता है वो हर वक्त जो है वो इनका जो है जूस खारिज कर रहा होता है, जिससे इनकी स्किन जो है वो चिकनी चिकनी सी रहती है। इनके अंदर वेल डिवेलप सारे सिस्टम है। डेवलपमेंट तो मैंने आपको पहले कही हुई है, हाईली डेवलप है। नर्वस सिस्टम बड़ा बेहतरीन बना हुआ होता है। वर्टिब्रल कॉलम होगा, ब्रेन होगा, ब्रेन के अंदर डिवीजन हुई भी होती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बड़ा बेहतरीन बना हुआ होता है, एंजाइम्स, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका बड़ा बेहतरीन होता है। इनके सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, तो सेक्सेस आर सेपरेट। जबकि इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। ये गैमेट्स जो है मैंने आपको बताया पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं, तो मेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग, ये पानी में अपने गैमेट को डिस्चार्ज कर देंगे, पानी में ही वो फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि बॉडी के बाहर हो रही है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एक जाइगोट बनता है पानी के अंदर, फिर वही पानी के अंदर डेवलप होगा, लार्वा की फॉर्म में आ जाएगा। इनका लार्वा कुछ ऐसा तरह का दिख रहा होता है। ठीक है जी, ये आँख होती है, ये इसकी टेल रीजन होती है, ये फिन्स होते हैं जी, जिसकी वजह से स्विमिंग कर रहा होता है, यहाँ गिल्स मौजूद होती हैं। फिर ये अपनी मेटामॉर्फोसिस करता है और अपनी जो है अडल्ट फॉर्म में आ जाता है। तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, और स्किन जो है वो इनकी मॉइस्ट होती है, और हार्ट को, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है। बल्कि इनका ही क्या, सारे जितनी भी क्लासेस होंगी टेट्रापोडा की, सबों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप होगा, अच्छा माना जाता है। क्लोज टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो अच्छा माना जाता है। तो इनकी बॉडी के अंदर सबों में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा आपको, चाहे रेप्टाइल हो, चाहे एम्फीबियंस हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे एविड्स हो, सब में आपको क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। इनका एंडोस्केलेटन बड़ा बेहतरीन बना हुआ होता है, मसल्स इनकी बॉडी में मौजूद होती हैं। रिस्पायरेशन जो है वो ये 3 तरीक़ों से करते हैं जी। रिस्पायरेशन जो है ये एक तो लंग्स के ज़रिए करते हैं, अडल्ट फॉर्म, अगेन अडल्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, लंग्स के ज़रिए भी करते हैं, या अपने बक्कल कैविटी के ज़रिए भी रिस्पायरेशन करते हैं। मुंह की कैविटी को आप कहते हो बक्कल कैविटी, और स्किन के ज़रिए भी ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो ये हवा से जो बॉडी के अंदर गैसेस का तबादला करते हैं, तो उसके लिए ये लंग्स को भी यूज़ कर लेते हैं, स्किन को भी यूज़ कर लेते हैं, और अपनी बक्कल कैविटी को भी यूज़ कर लेते हैं। इनके पास आइज़ मौजूद होती हैं, आइज़ इनकी वेल डिवेलप होती हैं, वही 3 लेयर्स वाली। एयर इनके अंदर मौजूद होता है, वेल डिवेलप होता है, 3 पार्ट्स में होता है जी, एक्सटर्नल एयर, इंटरनल एयर और मिडल एयर। ठीक है, तो वेल डिवेलप ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद इनकी 2 और प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताऊँ, एक ये हाइबरनेशन करते हैं, एक ये एस्टिवेशन करते हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, ये दोनों एक ही प्रोसेस है, बस फ़र्क है जी टाइम का। हाइबरनेशन क्या होता है जी, कि ये जब इंतहाई, अच्छा एक और पहले आपको वो करेक्टर बता दूँ, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फिक्स नहीं होता, जैसे हमारा जो है ना, हम जो है वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स है, आपको पता है 98 या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा फिक्स है जी। सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर जो है वो 98 रहेगा। लेकिन कोल्ड ब्लडेड वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बॉडी टेम्परेचर जो है वो फिक्स नहीं होता, कम भारी, कभी कम हो जाएगा, कभी भारी हो जाएगा, तो कम भारी होता है, ये इनके लिए नुकसानदेह बात होती है। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं होता, बॉडी टेम्परेचर जो है वो अनफिक्स होता है, बॉडी टेम्परेचर इज नॉट फिक्स। अच्छा, अब वापस इस पे आते हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन नाम के 2 प्रोसेस करते हैं जी। हाइबरनेशन क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आती हैं जी विंटर के अंदर, तो ये क्या करते हैं जी, ये ज़मीन के अंदर अपने आप को दफना देते हैं, यानी कि एक लिहाज से मरने वाली फॉर्म आ जाती है अपनी, इनकी बॉडी के तमाम सिस्टम स्लो हो जाते हैं, इनकी बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो सारे या तो जो है जो ज़रूरी होते हैं खाली ज़िंदा रहने के लिए वो रह जाते हैं, बाकी बाकी सारे सिस्टम्स बंद हो जाते हैं। सिर्फ आप समझ लो कि
10% रह जाती है इनकी बॉडी के अंदर का सिस्टम। जैसे होता है ना, आप अगर आप दिन भर होते हो तो आप अपने घर के अंदर सारी बिजलियाँ, पंखे, लाइट, हर चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो जब आप सोने लग जाते हो तो आप क्या करते हो जी, अपनी बॉडी अपने अपने पूरे घर की लाइट, बिजलियाँ वगैरह सबको बंद कर देते हो, बस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पंखे, वो लाइट खोल लेते हो। ऐसा ही कुछ मामला होता है कि सर्दियों के अंदर इनके साथ बड़ा मामला ये, सर्दियों के अंदर इनकी खुराक का मसला होता है, इनकी बॉडी के अंदर जो है टेम्परेचर जो है इनका फिक्स नहीं है, तो इसकी वजह से इनको ज़्यादा ही सर्दी लग रही होती है। तो भैया क्या करते हैं जी कि ये अपने आप को मिट्टी के अंदर दफन कर देते हैं और सो जाते, गहरी नींद सो जाते हैं जी। और जब तक कि सर्दियाँ होती हैं ये सोते ही रहते हैं। इस सोने से इनको फ़ायदा ये होता है कि इनकी तमाम बॉडी के सिस्टम जो है वो तकरीबन ऑफ हो जाते हैं, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे इनको खाने की ज़रूरत कम पड़ जाती है, ये सर्वाइव करते हैं। इस प्रोसेस को आप कहते हो हाइबरनेशन। और अगर यही प्रोसेस वो जब गर्मियाँ आती है तब भी करते हैं, तो गर्मियों के इनकी इस गहरी नींद को हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो ये दो प्रोसेस कर रहे हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, ये बाकी और कोई क्लासेस नहीं करती, ये खास करेक्टर है इनका। तो ये हो गए एम्फीबियंस। ठीक है, अच्छे खासे करेक्टर्स मैंने आपको बता दिया एम्फीबियंस के। तो एम्फीबियंस का बस मेजर करेक्टर जरा ध्यान में रखिएगा, ड्यूल लाइफ है इनकी। इनकी लार्वल फॉर्म जो होती है वो एक्वेटिक होती है, गिल्स और फिन्स वाली, जबकि इनकी एडल्ट फॉर्म होती है वो टेरेस्ट्रियल होती है, यानी लंग्स और लिम्स वाली एडल्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ये इसका असल करेक्टर है एक्चुअल में। जब ये अब मैं आपको एवोल्यूशन जब पढ़ाऊंगा तो मैमल्स, जब ये जो हमारे एनिमल्स थे ये पानी में ही रह रहे थे, पाइसिस वगैरह, तो फिर इनको भी जैसे वो एल्गीज ज़मीन पर आके रहने की ख्वाहिश इख्तियार करी थी, इसी तरह मछलियों ने भी यही किया। एंड मछलियों ने भी कहा कि जी यार ज़मीन को ही पता कर लो जी, ज़मीन में जाके रहो। तो जो मछलियाँ शुरू में आके आई और यहाँ पे रहना शुरू करी, तो वो जो इवॉल्व हुई थी ना, तो वो एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई थी। ये एम्फीबियंस में थी। देख लें, इनकी बॉडी अभी ज़्यादा एडॉप्टेशन नहीं ली, ये फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की ज़रूरत है। गैमेट्स अपने पानी में खारिज करी है, इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो गैमेट्स जो है, वो जाइगोट जो है वो भी पानी में डिवेलप हो रहा है। फिर वो जाइगोट अच्छा अच्छा प्रोटेक्टेड नहीं होता, इसी वजह से जाइगोट जो है पानी में ही रहता है। अब पानी में रहना है तो वो गिल्स बना लेता है और वो फिन्स बना लेता है। ठीक है, तो ये ज़रा वेल डिवेलप नहीं है, ये लेस डिवेलप माने जाएंगे। तो इसलिए ये एवोल्यूशन की थी, फिर इससे दूसरी क्लासेस बनी थी। तो ये एम्फीबिया हो गया जी, आपके टेट्रापोडा की पहली क्लास एम्फीबिया, जिनके ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि ये ड्यूल लाइफ वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ पार्ट ये एक्वेटिक होते हैं, कुछ पार्ट जो है लाइफ साइकिल का इनका टेरेस्ट्रियल होता है, और वैसे वैसे बहुत ज़्यादा डिवेलप हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। अब आते हैं दूसरी क्लास पे। दूसरी हमारे पास जो क्लास है वो है रेप्टेलिया। रेप्टेलिया असल में रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं रेप्टेलिया। एम्फीबियन से अच्छे हैं ये, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर इन्होंने अपने आप को टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म में इवॉल्व किया है। अभी आपने देखा ना, एम्फीबियंस जो थे उन्होंने मुकम्मल तौर पे पानी से अपनी जान नहीं छोड़ा पाई। फर्टिलाइजेशन के लिए वो पानी की ज़रूरत थी उनको, और अपने लार्वा के लिए उनको पानी की ज़रूरत थी, तो वो पानी ही के आसपास आपको मिल रहे होते हैं। पानी ही के आसपास, जैसे ब्रायोफाइट्स थे ना, ऐसे पानी ही के आसपास आपको मिल रहे थे, तो उन्होंने पानी से मुकम्मल तौर पर अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं किया था। जबकि ये रेप्टिलिया है ना, ये बेहतरीन इवॉल्व होगा, इन्होंने अपने आप को पानी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर लिया। जो खुश्की में रहते थे, रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म से खुश्की में रहने वाले थे जी, तो ये है रेप्टिलिया। अब हम रेप्टिलिया को करेक्टर्स देखते हैं जी। अच्छा, अब रेप्टिलिया की तरफ आते हैं। तो पहली बात है कि ये आप कह सकते हो कि दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, पानी से ये मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। शौकिया तौर पे पानी में जाएं तो वो एक और बात है। जैसे हम भी तो अक्सर पानी में चले आते हैं ना नहाने, वो तो हमको पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें, हम तो पानी में बस नहाने जा रहे हैं। इसी तरीके से क्रोकोडाइल जी, अगर वो पानी वगैरह में आपको मिल जाता है तो ये मत कहिएगा कि जी वो पानी में जो है वो पानी की उसको ज़रूरत है, वो तो ऐसे ही जा रहा है। उसको फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। फर्टिलाइजेशन के लिए उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, वो बगैर पानी के फर्टिलाइजेशन कर सकता है। गैमेट्स उसके मिल जाते हैं, अंडे आते हैं उनमें, अंडे बनते हैं। अंडे को भी डेवलप होने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ देखी जाती है, पानी की ज़रूरत फर्टिलाइजेशन के लिए है या नहीं। अगर पानी की ज़रूरत फर्टिलाइजेशन के लिए होगी तो हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है जी पानी में, और अगर नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है। तो इनको भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, लिहाजा दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। अब वो अगर पानी के पास पार जा रहे हैं, पानी में खुश्की, इनको पानी में घूम रहे हैं, वो इनका शौक है जी, पानी की इनके बस वो शौक है। जैसे क्रोकोडाइल है ना, क्रोकोडाइल इसी की एग्जाम्पल है।
तो वो शौकिया तौर पे पानी में जाता है। अच्छा, हाँ, दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, दे आर क्रॉलिंग एनिमल्स, ये इसका असल करेक्टर है जी, जिसकी वजह से ये सबसे ये क्रॉल करता है। यानी अगर आप इसकी मोशन को देखें, इसके आप चलने को देखें, तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे क्रॉल करता है। अगर आप क्रोकोडाइल को देखो तो क्रोकोडाइल भी इसी लाइन में चल रहा होता है, ऐसे ऐसे क्रॉल। अगर आप स्नेक को देख लो, स्नेक भी आप देखो ऐसे ही मूव कर रहा होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल की भी आप कभी मोशन लगा के देखना, वो ऐसे उसकी क्रॉलिंग होती है, वो बहुत हल्की सी हो रही होती है, लेकिन ऐसी क्रॉलिंग इसी लाइन में चल रहा होता है। इसी तरह सांप को आप देखो तो वो ऐसी ही लाइन पे जो है ना वो ट्रैवल कर रहा होता है, मोशन में आता है। तो ये क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं जी, ये क्रॉल कर रहे होते हैं ऐसे 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 नाच नाच कर। मैं आपको स्क्रीन तो नहीं दिखा सकता, मैं अगर लाइव होता तो मैं आपको दिखाता क्रॉल किसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे नागिन डांस ऐसे ऐसे क्रॉल हो रहा होता है। तो ये क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं जी, और मुकम्मल तौर पर पानी से आज़ाद होते हैं। इनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है, क्योंकि ये पानी से आज़ाद है, पानी के आसपास नहीं है, तो इसलिए इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट नहीं होती, सूखी होती है। और स्केल वाली स्किन होती है, इनकी स्केल्स मौजूद होते हैं, हार्ड स्केल्स मौजूद होते हैं इनकी बॉडी में, जो कि एक तरह से एक्सोस्केलेटन का काम अंजाम दे रहे होते हैं। तो आपने देखा है क्रोकोडाइल के ऊपर भी आपको रफनेस नज़र नहीं आती, सूखी स्किन होती है और स्केल मौजूद होते हैं। ठीक है, और इस स्नेक जहन में रखो, स्नेक के अंदर भी जो है वो क्रॉल्स मौजूद होते हैं। इनकी बॉडी भी 3 हिस्सों में तकसीम होती है जी, हेड और टेल और ट्रंक। तो इनकी बॉडी भी 3 हिस्सों में ही तकसीम है जी, हेड होती है, टेल होती है और ट्रंक होता है। ठीक है, इनके पास भी जो है वो लिम्स मौजूद होती हैं जी, 4 लिम्स होती हैं, 2 फोर लिम्ब कहलाएंगी, 2 फोर लिम्स होंगी इनके पास, आगे की जो लिम्स होंगी उनको आप कहोगे फोर लिम्स, और 2 इनके पीछे की तरफ होती हैं जिनको आप कहते हो कि वो हाइंड लिम्स हैं। बस फ़र्क क्या है जी, इनकी 4 लिम्स, यानी कि ये तो एम्फीबिया वाला करेक्टर है। बस फ़र्क क्या है कि जी इनकी लिम्स में जो डिजिट्स होती हैं, यानी कि उँगलियाँ, उनमें क्लॉस मौजूद होते हैं, पंजे विद शार्प क्लॉज। तो नोकीले क्लॉस मौजूद होते हैं इनके पंजों के अंदर। एम्फीबिया के नाखून कटे हुए थे, इनके नाखून नहीं कटे हुए होते, ऐसे समझने का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार स्नेक इस क्लास के अंदर है, इस क्लास के एग्जाम्पल में स्नेक भी आता है और क्रोकोडाइल भी आते हैं, तो स्नेक के तो पैर नहीं है, इसके तो पैर नहीं है। तो देखिए ये एक स्पेशल केस हो जाता है। स्नेक के बारे में कहा जाता है कि उसके पैर थे उसके पैर, वही 4 लिम्स थी जी, 2 आगे की लिम्स थी, 2 बैक की लिम्स थी, और कहा यही जाता है कि उसकी लिम्स मौजूद थी। लेकिन एवोल्यूशन हुआ उसके साथ, उसको जब रेगिस्तान में भागना होता था तो उसकी लिम्स जो है वो उसकी स्पीड को कम करती थी। ये डार्विन की थ्योरी है। तो वो जब सॉरी लिमार्क की, तो लिमार्क कहता था कि जी स्नेक जो है वो जब भागता था रेगिस्तान में तो उसके जो पैर हैं उसकी स्पीड को स्लो करते थे। तो उसकी आने वाली नस्लों के ने उसके अंदर से पैर को हटा दिया। तो पैर उसके, कहा जाता है कि स्नेक, बायोलॉजी में हम ये मानते हैं कि स्नेक के पैर थे, उसने इवॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको भी जो है इसी क्लास में डाला हुआ है कि उसके पैर थे, इसने इवॉल्व कर लिए। बाकी क्रॉलिंग है जी, इसकी स्किन भी ड्राई है, स्केली है। ठीक है, तो बाकी तमाम में तो आपको, तमाम रेप्टिलिया में तो लिम्स नज़र आ रहे हैं सिवाय एक स्नेक के। तो इनके पास लिम्स मौजूद होती हैं, 2 फोर लिम्स होती हैं, 2 हाइंड लिम्स होती हैं। इसके अलावा हेड, ट्रंक, टेल होता है जी। और इनके पास बाकी सब वही हैं कि जी तमाम इनके डेवलप होते हैं, सिस्टम्स डेवलप होते हैं, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट मौजूद होगा। रिस्पायरेशन ये लंग्स से करते हैं, सिर्फ लंग्स से करते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ही है ये सारी, लंग्स से करते हैं, कोई स्किन या बक्कल कैविटी से नहीं करते। या आँखें वगैरह सब होती है, कान वगैरह सब होते हैं। और उसके अलावा जो है, अच्छा हाँ, इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। मैंने आपको कहा है ना ये पानी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, तो इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये इंटरनली फर्टिलाइज कर देते हैं। मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट की, फीमेल बॉडी के अंदर जाता है और फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है। पानी आज़ाद, पानी से आज़ाद होगा। ठीक है, तो इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट की बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी में जाके इंटरनल जो है वो फर्टिलाइज कर देता है। उसके बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट जो है उसके अंदर थोड़ी सी अंदर ही, फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होती है, और वो एक अंडे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और फिर जब वो अंडे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो फिर फीमेल जो है अंडे दे देती है। अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ओवीपेरियस। तो ये ओवीपेरियस होते हैं। ठीक है, एग लेइंग। तो फीमेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा।
जाइगोट थोड़ा सा डेवलप होकर अंडे की शक्ल में आएगा, फीमेल बॉडी एग लेकर देती है। इसको हम कहते हैं कि ये ओविपेरियस ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंडे जो है, चूंकि मैंने आपने देखा है कि पानी से मुकम्मल तौर पे आज़ाद है, तो इनके अंडों में हार्ड शेल होता है, बाहर हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड शेल एग होते हैं इनके, बड़े सख्त कवरिंग होती है, इतनी कवरिंग कि जो क्रोकोडाइल, आप वजन जानते हैं क्रोकोडाइल का ठीक ठाक वजन होता है, और वो अपने अंडों पे बैठ जाता है, अंडे नहीं टूटते। तो बड़े हार्ड शेल वाले एग्स होते हैं इनके। और अंदर जो होता है, जैसे कि ये शेल है, ये अंडा है जी इसका, तो अंदर जो है ये इसका अगर एम्ब्रियो है जो कि डेवलप हो रहा है, तो इस एम्ब्रियो के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एमनियन। तो एमनियन मौजूद होता है इनके अंदर, एमनियोट एमनियोटिक एम्ब्रियो होता है इसका, ठीक है। ये ह्यूमन करेक्टर है, ह्यूमंस के अंदर भी यही होगा, एमनियन मौजूद होता है। तो ये एमनियन की लेयर होती है फॉर प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट की गर्मी वगैरह, इस चीज़ से ये बच जाएगा। तो इनका ओविपेरियस होते हैं, और कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड है जी। बॉडी टेम्परेचर इनका मेंटेन नहीं होता, चेंज होता रहता है, तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये है जी रेप्टिलिया क्लास। तो रेप्टिलिया क्या होते हैं, ये पहली बात क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं और पानी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए भी पानी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इनको अपने एग की डेवलपमेंट के लिए पानी की ज़रूरत होती है। लिहाजा ये पानी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं। सूखी और स्केल वाली स्किन होती है, कोल्ड ब्लडेड हैं, स्केलेटन, मसल्स, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, हर चीज़ इनके अंदर मौजूद है। फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल है और ओविपेरियस होते हैं, अंडे देते हैं ये, और हार्ड शेल अंडे होते हैं इनके, एमनियोटिक एम्ब्रियो होता है। तो कौन कौन से कैरेक्टर हो गए इसके और एम्फीबिया के जो डिफरेंट हो रहे हैं, डिफरेंटिंग कैरेक्टर्स अगर हम देखें, तो ये जो एम्फीबियंस थे, ड्यूल लाइफ थी इनकी, ये खाली टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें अगर हम, तो एम्फीबियंस ड्यूल लाइफ थे, एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल, ये खाली टेरेस्ट्रियल है। इनको जो है पानी की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन और अपने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये गैमेट्स देते हैं पानी के अंदर, गैमेट्स फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनते हैं और फिर जाइगोट डेवलप होते, कोई अंडा नहीं बनता, जाइगोट डेवलप होगा, जाइगोट अंदर पानी में ही डेवलप होकर लार्वा बन जाता है। जबकि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल थी एम्फीबियंस में, इनमें इंटरनल है। इनको पानी की ज़रूरत नहीं है रेप्टाइल्स को पानी की, और ये अंडे दे रहे हैं, ओविपेरियस हो जाते हैं। बहरहाल दोनों कोल्ड ब्लडेड हैं, इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है, इनकी स्किन जो है वो ड्राई और स्केली होती है। इनकी जो लिम्स होती है उनमें डिजिट्स नहीं होते, इनके लिम्स में जो है वो क्लॉज मौजूद होते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ करेक्टर्स हो गए, जो मैंने फ़र्क वाले करेक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आते हैं जी अगली क्लास पर। हम तीसरी क्लास हमारे पास है जी, वो है एविस क्लास, एविस, इसको आप बर्ड्स भी कहते हैं, परिंदे, ठीक है। जितने भी परिंदे हैं वो इस क्लास के अंदर आ जाते हैं, ये पिछले वालों से और ज़्यादा डेवलप होंगे। अब इसको आप कंपेयर एम्फीबियन से नहीं करोगे, आप एम्फीबियन से नहीं करोगे, एवोल्यूशन जोन जहन में रखते रहिएगा। एम्फीबियन से इवॉल्व होकर रेप्टाइल्स बन गए, रेप्टाइल्स से कंपेयर करेंगे इसको, ये रेप्टाइल से और ज़्यादा अच्छे निकलेंगे, ठीक है। अब हम इसको रेप्टाइल से कंपेयर करेंगे। पहली बात एविस की बात करें, तो एविस जो होते हैं इनके अंदर मेजर कैरेक्टर क्या होता है कि इनके पास भी चार लिम्स होती हैं, लेकिन इनकी जो दो फोर लिम्स होती हैं, फोर लिम्स, वो मॉडिफाई होके किस में कन्वर्ट हो जाती है जी, विंग्स के अंदर। अब विंग्स की मदद से वो उड़े ना उड़े वो एक और बात, लेकिन बहरहाल विंग्स जरूर होंगे, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो रही है, मैंने कहा है ना रेप्टाइल से कंपेयर कीजिएगा। तो दो फोर लिम्स जो इनकी आगे वाली लिम्स है ना, वो मॉडिफाई होके पर बन जाते हैं, रेप्टाइल में नहीं थे, रेप्टाइल के अंदर वो चारों पैर ही थे। तो इनके दो लिम्स जो है वो मॉडिफाई होके विंग्स कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी जो है वो स्केली नहीं है, जैसे हमने रेप्टाइल्स में देखा था, एम्फीबिया में मॉइस्ट थी और रेप्टाइल में स्केली थी। इनकी बॉडी स्केली नहीं है, बल्कि इनकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है किससे, फीदर्स से, परों से, छोटे छोटे पर होते हैं इनकी पूरी बॉडी के अंदर। तो बॉडी जो है वो इनकी कवर हुई हुई है फीदर्स से। फर्टिलाइजेशन इनकी वही है जी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है जी। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के, फीमेल बॉडी के अंदर जा कर के फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बन जाएगा, फिर जाइगोट डेवलप होके एक अंडे की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर वो परिंदे जो होते हैं वो अंडा दे देते हैं। तो चूंकि वो अंडा दे रहे हैं तो वो भी ये भी क्या होगा, रेप्टाइल्स की तरह ओविपेरियस हो गए, ओविपेरियस एनिमल्स हो गए जी, अंडा देते हैं।
अच्छा, इनका भी अंडा जो है वो हार्ड शेल होता है, लेकिन उतना हार्ड शेल नहीं होता जितना रेप्टाइल का शेल हार्ड था। इनके अंडों का जो शेल है वो रेप्टाइल की निस्बत थोड़ा सा नरम होता है, बहरहाल हम फिर भी उसको हार्ड कहेंगे, सख्त होता है। और इनका एम्ब्रियो भी एमनियोटिक होता है, इनके एम्ब्रियो के अंदर भी एक एमनियोटिक लेयर मौजूद होती है, लिहाजा इनका लेयर जो एम्ब्रियो जो है वो भी एमनियोटिक होता है। तो एमनियोटिक वो होता है, एम्ब्रियो होता है। उसके अलावा इनके जो माउथ होता है, मुंह, वो इनके जो जॉस वगैरह होते हैं वो मॉडिफाई होकर बीक में कन्वर्ट हो जाते हैं, चोंच में, ताकि खाना वगैरह जो इनका खाना होता है, आपको पता है ना कि इनके आगे के हाथ पर बन गए, अब ये उससे उठा तो सकते नहीं है, आगे के जो फोर लिम्स है वो इनके मॉडिफाई होकर विंग्स में कन्वर्ट हो गए, तो अब इनको खाने में परेशानी होगी। लिहाजा इनका जो माउथ है, फिर इन्होंने अपने उस माउथ को मॉडिफाई करके चोंच की शक्ल इख्तियार कर दी, जिससे इनको अपना जो दाना होता है वो उठाने में आसानी जाती है। तो माउथ जो है वो इनका मॉडिफाई होकर कन्वर्ट हो गया किसमें, इनटू बीक, चोंच के अंदर। उसके अलावा इनके गलों में, इनके जो नेक होती है उसमें ख़ास वॉइस ऑर्गन मौजूद होता है, एक ख़ास आवाज़ का ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं सिरिंग्स। सिरिंग्स नाम का एक ऑर्गन मौजूद होता है, जिससे कि ये बड़ी सुरीली सी आवाज़ें निकाल रही होती है। आपने देखा है ना कि इनकी आवाज़ों में और इंसानों की आवाज़ों में फ़र्क है, ठीक है। तो इनकी आवाज़ यूँ है क्योंकि इनकी मैंने एन लिख दिया, इनके गलों में एक ऑर्गन है जी जिसको हम कहते हैं सेरिंग्स, और उस सिरिंग्स की मदद से ये जो है बड़ी सुरीली सी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। और ये तकरीबन आप समझ लो कि और क्या करेक्टर बताओ, इनकी बॉडी वही है जी, हेड ट्रंक टेल वाली बॉडी होती है, और फोर लिम्स इसके मॉडिफाई होके दो उसमें कवर हो गए, वो भी मैंने आपको करेक्टर बता दिया। कोल्ड, ये वार्म ब्लडेड है, हाँ एक और करेक्टर जहन में आया, दे आर वार्म ब्लडेड। अब ये एक और डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर हो गया जी, जो कि पिछली दोनों क्लासों से अलग हो गया। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों कोल्ड ब्लडेड थे, बट दे आर वार्म ब्लडेड, इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स है जी, और ये अच्छी बात होती है। तो ये थोड़े से मॉडिफाई हो गए, इन्होंने अपने अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, बॉडी टेम्परेचर इनका एक ख़ास लेवल पर मेंटेन हो जाता है जी, और माहौल के अतबार से इनका बॉडी टेम्परेचर अप डाउन नहीं करता। इससे इनकी जो बॉडी के अंदर तमाम सिस्टम्स होते हैं वो बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक ही टेम्परेचर मिल रहा है। आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं जी वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर दो, रिएक्शन कम बारी होते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दो तो बंद भी हो जाते हैं, एंजाइम्स तो ख़त्म हो जाते हैं, कम कर दो तो भी एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। तो हमारी जो जितने भी बॉडी के रिएक्शंस होते हैं उनका ताल्लुक टेम्परेचर से होता है। कोल्ड ब्लडेड को सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं है। अब सर्दियाँ हो रही हैं थी बॉडी, अब बाहर सर्दी है तो क्या होगा जी, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब उसके इंक्रीज होने से इनको बाहर के टेम्परेचर से तो इन्होंने मुकाबला कर दिया, लेकिन अंदर के रिएक्शंस को मसला हो गया, अंदर के रिएक्शंस आपका ख़राब होना शुरू हो गए, गलत हो गई, कोई टेम्परेचर बढ़ गया। इसी तरह अगर बाहर मॉल में तब्दीली हो गई तो इनके बॉडी के टेम्परेचर ने क्या करा, तब्दीली कर दी, जिससे इनके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन उसमें। तो ये जो कोल्ड ब्लडेड थे उनको सबसे बड़ी परेशानी यही हो रही थी कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं है जी, माहौल के हिसाब से अप एंड डाउन हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उनका मेटाबॉलिक रिएक्शन एक रेट पे काम नहीं कर रहा, उनकी बॉडी के तमाम रिएक्शन एक रेट पे नहीं चल रहे, कम भारी हो रहे हैं। ये जो एविस है, इन्होंने अपने इस करेक्टर को इवॉल्व कर दिया कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया। अब मेंटेन करने से क्या होगा, और हमने भी यही है जी, हम भी जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं। अब हम वार्म ब्लडेड हैं, इसका मतलब है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, एक लेवल पे फिक्स है। अब अगर बाहर सर्दी हो गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 97 पर फिक्स है। इससे क्या होता है जी, हमारी बॉडी के जितने भी रिएक्शन है वो एक मेंटेन टेम्परेचर पर चल रहे हैं, और एक स्मूथ तरीके से वो एक खास लेवल पर काम करे जा रहे हैं, अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। अब आपको बाहर सर्दी लगे गर्मी लगे उसका तो आप बाहर से इलाज कर लोगे, कंबल उड़ लोगे या आग के आगे बैठ जाओगे, कोई बात। तो ये एक अच्छी एवोल्यूशन की इन लोगों ने, एविस ने, कि इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वार्म ब्लडेड, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, वार्म ब्लडेड हो गए। ठीक, तो ये इनकी करेक्टर्स थे जी। और फर्टिलाइजेशन मैंने बता दिया, हाँ फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल है जी। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास दो जो है वो सब क्लासेस हैं इस ग्रुप के अंदर, यानी इस क्लास के अंदर हमारे पास दो सब क्लासेस हैं, उड़ने वाले परिंदे और एक उड़ने वाले। एक कहलाते हैं रेटिटी, सब क्लास पहली है जी रेटिटी,
और दूसरी सब क्लास जो है वो है कैरिनेटी। कैरिनेटी, ये इस क्लास के अंदर हमारे पास दो सब क्लासेस है, रेटिटी और कैरिनिटी। रेटिटी जो होती हैं ये आप समझ लें इनके जो ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं, फिर विंग्स मौजूद होंगे लेकिन उस विंग्स को की मदद से ये उड़ नहीं सकते, फ्लाइट लेस होती है। वजह क्या होता है, इनका बहुत ज़्यादा वजन होता है, बहुत ज़्यादा वेट होता है, इनके विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, इनके विंग्स में अच्छे खासे मसल्स जो चाहिए होते हैं वो नहीं होते, जिसकी वजह से इनके विंग्स बन तो जाते हैं लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, जबकि जो कैरिनेटी होते हैं इनका वेट कम होता है, इनके जो विंग्स होते हैं उसमें मसल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुई भी होती हैं, मसल्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं जिसकी वजह से इनका विंग्स बड़े मजबूत होते हैं। इनका स्टर्नम जो है वो यानी नोकीला होता है। ठीक है, तीन चार चीज़ें चाहिए होती हैं आपको उड़ने के लिए। आपके ये जो विंग्स होते हैं पर इसके, एक इसके मसल्स वेल डेवलप होने चाहिए, विंग्स के मसल्स क्या होने चाहिए, वेल डेवलप, पहली चीज़ ये चाहिए आपको उड़ने के लिए। दूसरी चीज़, आपका वेट जो है वो कम होना चाहिए। वेट आपका जितना कम होगा आप उतने आराम से मसल अपने विंग्स को मूव करके आप अपने वेट के अगेंस्ट उड़ सकते हो, तो वेट जो है वो कम होना चाहिए। और तीसरी चीज़ स्टर्नम, स्टर्नम कहते हैं हमारे सीने की ये जो रिब्स के दरमियान है ना, जैसे कि ये रिब्स हैं आपकी, ये रिब्स हैं एक तरफ की, ये दूसरी तरफ की रिब्स हैं, तो इनके बीच में एक हड्डी होती है उसको हम कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम नोकीली होनी चाहिए, ऐसी नोकीली सी होनी चाहिए स्टर्नम। ये रिब्स हैं, ये आपकी रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, और ये स्टर्नम है जी नोकीला सा, नोकीला सा स्टर्नम होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ऐसे ऐसा होना चाहिए। ये रिब्स हैं, ये एक तरफ की रिब्स, ये दूसरी तरफ की रिब्स, और ये बीच में है ना, ये है स्टर्नम। ऐसा नोकीला होना चाहिए, क्यों, ताकि जब आप उड़ रहे होते हो तो हवा जो आ रही होगी ना, सामने से हवा आ रही होती है, वो एक फोर्स अप्लाई करेगी। अब ये स्टर्नम आपकी नोकीली है तो क्या होगा जी, हवा कट जाएगी इस तरफ, ऐसे कट जाती है, ऐसे कट जाएगी, तो हवा का जो आपको आप जब आप उड़ रहे होते हो तो सामने से जो हवा का प्रेशर आ रहा होगा वो स्टर्नम नोकीले होने की वजह से डाइवर्ट कर देगा। जो आपके ये जो रेटिटी होते हैं ना, इनका स्टर्नम फ्लैट होता है, इनका स्टर्नम जो है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है रेटिटी का, यानी कि ऐसा होगा मामला, ये रिब्स होंगी, ये रिब्स होंगी, और ये स्टर्नम है। अब आप सामने से इमेजिन कर लो, अगर सामने जब ये उड़ने लगे तो ये हवा आ रही होगी, ये हवा इस इधर से क्या करेगी, फिजिक्स आप पढ़ते हो, अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगी, जिससे इनको उल्टी डायरेक्शन में फोर्स मिलना शुरू हो जाएगी, तकलीफ होगी, उड़ने में परेशानी हो जाती है। तो ये तीन कैरेक्टर चाहिए होते हैं उड़ने के लिए, मसल्स का वेल डेवलप होना, वेट का कम होना, और स्टर्नम का नोकीला होना। अब ये जो रेटिटी है, चूंकि ये फ्लाइटलेस बर्ड है, इनमें मसल्स वेल डेवलप नहीं होती, इनका वेट ज़्यादा होता है, स्टर्नम जो है वो फ्लैट होता है। और कैरिनिटी जो होते हैं ये फ्लाइट वाली बर्ड्स होती है, उड़ने वाली बर्ड्स होती हैं, इनके मसल्स वेल डेवलप होते हैं, वेट कम होता है, और इनका स्टर्नम जो है वो नोकीला होता है। ठीक है, तो ये फ्लाइट वाली बर्ड्स हैं, और ऊपर वाली जो है वो फ्लाइट लेस होती है, फ्लाइट। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई जी तीन क्लासेस। अब आते हैं हम लास्ट क्लास पे, जिसको हम कहते हैं मैमल्स। चौथा क्लास हमारे पास है जी क्लास मैमल्स। इसमें हम इंसान भी आते हैं, इसमें जो है हम वो इंसान भी आते हैं जी। ह्यूमंस इसकी एग्जाम्पल रख लें जहन में। मैमल्स का अब पहले तो मैमल्स का मेन कैरेक्टर देख लेते क्या होता है जी। तो हमने देखा जी एम्फीबियन मेन कैरेक्टर ड्यूल लाइफ, रेप्टाइल्स का मेन कैरेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, अंडे देना शुरू कर गए, क्रॉलिंग एनिमल्स, स्केली बॉडी। एविस का मेन कैरेक्टर विंग्स, फेदर बॉडी, और बाकी है वार्म ब्लडेड। ठीक है, और अब आते हैं मैमल्स पर। मैमल्स का मेन कैरेक्टर नाम पे ही पड़ा हुआ है, जिसका उसी कैरेक्टर पे नाम पड़ा हुआ है। इनकी जो फीमेल्स होती है ना, उन फीमेल्स के अंदर खास ऑर्गन मौजूद होता है, मेल में नहीं होता है, फीमेल में होता है, स्पेशल ऑर्गन होता है। फीमेल हैव मेमोरी ग्लैंड्स, इनकी फीमेल की बॉडी के अंदर एक ऑर्गन मौजूद होता है, मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। वो उस ग्लैंड का काम क्या होता है, वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। हाँ, तो ये इसका इस मेमोरी की वजह से इसका नाम देखो क्या पड़ा हुआ है, मैमल्स।
तो ये इसका मेजर कैरेक्टर है। क्या मेजर कैरेक्टर है जी इनका, कि इनकी जो फीमेल्स होती है उनकी बॉडी में एक ख़ास किस्म का ग्लैंड पाया जाता है। ग्लैंड आप जानते हैं ऐसे ऑर्गन्स को कहते हो जो कि कोई जूस कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इनकी बॉडी में ख़ास किस्म का ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, ताकि इनके अपने जो बेबीज़ होते हैं, अपने बच्चे जो होते हैं उनको फीड कर सकते हो। तो इनका वो मिल्क प्रोड्यूसिंग एक ग्लैंड होता है जिससे इनकी फीमेल बॉडी जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग होती है। आपने देखा होगा बकरियों के अंदर जो है वो एक मेमरी ग्लैंड होता है। अब मेमरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करेगा, जो कि इनकी बॉडी के एक ऑर्गन के जरिए निकल रहा होता है, और ये अपने बच्चों को उससे फीड कराते हैं, इनके हम भी पी लेते हैं। वो तो गाय वगैरह देख लो आप, गाय के अंदर भी यही मामला है कि उनकी फीमेल की बॉडी के अंदर मेमरी ग्लैंड होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, मिल्क प्रोड्यूस कर होते हैं। ये करेक्टर किसी में नहीं आया अभी पिछली चारों क्लासेस, ना एविस, ना रेप्टाइल्स, ना आपकी वो जो एम्फीबियंस थे, दे ऑल किसी में भी मेमरी ग्लैंड नहीं था, को किसी की भी फीमेल मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती है। ये मैमल्स के अंदर का करेक्टर है और बहुत ही अल्टीमेट, और ये एवोल्यूशन का पीक है एवोल्यूशन का। क्योंकि इससे क्या होता है जी कि जो आपकी ऑफ स्प्रिंग होती है वो आप पे आप वो माहौल से डिपेंडेंट हो जाती है, इंडिपेंडेंट, वो सिर्फ माँ से फीड हासिल कर रही है, पूरे माहौल से इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो ये तो एवोल्यूशन का पीक हो गया। अब देखो ना, बाकी पिछली क्लासेस को आप देख लो, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस, उनके जब वो जो अंडे, अगर एविस हैं और वो रेप्टाइल्स हैं, अंडे में से जब वो बच्चे निकलते होंगे, अब वो डिपेंड कर रहे हैं माहौल पर अपने फूड के लिए। यही मामला फ्रॉक्स का भी होता है, एम्फीबियंस का, कि जब उनका लार्वा होता है कि वो अपने इर्द गिर्द माहौल से फूड हासिल कर रहा होता है, नहीं मिलेगा फंस जाएगा। बट यहाँ इस क्लास के अंदर क्या है जी कि जो बच्चा होता है, जो उनका बेबी होगा, जब जाइगोट डेवलप होकर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा अपने एनवायरनमेंट से, सिर्फ वो अपनी माँ से फीड हासिल करेगा, पूरे एनवायरनमेंट से इंडिपेंडेंट। तो ये एवोल्यूशन का पीक मान लो आप इसको। ये इनका मेजर कैरेक्टर होता है कि इनकी जो फीमेल की बॉडी होती है उनमें मेमरी ग्लैंड्स नाम के ऑर्गन्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और इस मिल्क के जरिए अपने इन्फेंट को, अपने बच्चों को फीड करते हैं। ये इसका करेक्टर है। इससे तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या कितनी खतरनाक क्लास होगी हमारी, हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है। फिर और दीगर करेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी में ना स्केल्स हैं, यानी कि एम्फीबियंस की तरह इनकी बॉडी ना तो मॉइस्ट है, रेप्टाइल्स की तरह इनकी बॉडी स्केली भी नहीं है, और एविस की तरह इनकी बॉडीज में फीदर्स भी नहीं है। इनकी बॉडी में हेयर्स होते हैं, बॉडी हैज हेयर्स। अब कम या ज्यादा वो एक और बात, कम या ज्यादा हमारे भी देखें ना, हाथ पैरों में देखें, हाथ पैरों पे बाल मौजूद है। बंदर को देख लो तो उसमें कुछ ज्यादा ही है, उसकी तो पूरी बॉडी में ही बाल है ना, पूरी बॉडी ज्यादा या कम है, बस बाल होते हैं। तो हम एविस मैमल, हम जो मैमल्स होते हैं, हम बाकी तमाम से डिफरेंट हो गए। हमारी बॉडी में ना स्केल्स हैं रेप्टाइल्स की तरह, ना एम्फीबियन की तरह हमारी स्किन गीली है, चिकनी है, ना हमारी बॉडी में परिंदों की तरह, एविस की तरह फीदर्स मौजूद होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हेयर्स मौजूद है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर स्वीट ग्लैंड्स भी होते हैं। मैमल्स के अंदर एक और ख़ास किस्म के ग्लैंड होते हैं, स्वीट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। अच्छा, अब ये जो ग्लैंड है ना, स्वीट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये खाली फीमेल तक महदूद नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों में होते हैं। स्वीट ग्लैंड क्या होते हैं, पसीना खारिज करते हैं आपकी स्किन पर, हमारी स्किन के अंदर की तरफ इंटरनल, यानी कि हमारी जो तीसरी लेयर होती है उसके बाद हमारे पास स्वीट ग्लैंड होती है, जो कि वही ग्लैंड है, कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना। सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल, और इससे हमारी स्किन पर पसीना आता है, हमारी स्किन पर ऑयल आता है। इसके फायदे हैं, पसीने की वजह से हमारी जो स्किन है वो टेम्परेचर के एक्सट्रीमनेस से बच जाती है। सेबेशियस ग्लैंड की वजह से हमारी स्किन मॉइस्ट हो जाती है, हमें गर्मी नहीं लगती ज़्यादा। तो ये भी किसी में नहीं था, कोई भी आपकी पिछली क्लासेस पसीना या तेल खारिज नहीं कर रही थी, पसीने सिर्फ हम मैमल्स को आते हैं, ऑयल हमारी बॉडी इसकी एक्सक्रीट करती है, और किसी का ऑर्गेनिज्म में ये करेक्टर नहीं है। तो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, और बॉडी में हेयर्स होते हैं जी। उसके अलावा वेल डेवलप की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, पहले ही कह चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डेवलप है जी। हमारा ब्रेन हाईली मॉडिफाइड है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फंक्शंस करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर सिस्टम हमारा वेल डेवलप हुआ हुआ है तमाम दुनिया के ऑर्गेनिजम्स में। ये जो मैमल क्लास है ये आपकी पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म से सबसे ज़्यादा डेवलप हुई थी, ये एक्सट्रीम का एवोल्यूशन का लिमिट है। उसके अलावा और बात करें अगर हम इसके बारे में, तो हमारे जो एयर्स होते हैं उसका पिन्ना बाहर की तरफ होता है, पिन्ना आउटसाइड होता है, यानी कि हमारे जो एयर्स होते हैं, कान, उसका पिन्ना बाहर की तरफ होता है।
अब अगर आप फ्रॉग को देखो तो ये फ्रॉग का सपोज करो मुंह है, तो उसका कोई ये कान होता है, इसमें बस खाली मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, बाहर की तरफ नहीं है। जबकि अगर हम अपना कान देखें तो हमारा कान ऐसा बाहर की तरफ निकला होता है, इसको आप कहते हो पिन्ना। अगर आप गाय बकरी का कान देख लो तो ऐसे बाहर की तरफ लटक रहा होता है, ये उसका पिन्ना होता है। ठीक है, तो हमारे हमारे कान के अंदर पिन्ना पाया जा रहा होता है, जो कि एक हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है, और इसकी मदद से हम साउंड कलेक्शन का काम बहुत अच्छा अंजाम देते हैं। हमारी हम इर्द गिर्द की साउंड बड़ी आराम से हमारी इस पिन्ना की मदद से कलेक्ट होकर हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। उसके अलावा एविस की तरह हम भी वार्म ब्लडेड होते हैं। हमारा भी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स है जी, 97 के अराउंड होता है, और ये हमारे लिए अच्छी बात होती है, तो वार्म ब्लडेड होते हैं जी। फर्टिलाइजेशन के हवाले से बात करें, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, फर्टिलाइजेशन हमारी इंटरनल होती है जी मैमल्स की, यानी कि हमारे मैमल्स के अंदर भी मेल गैमेट ट्रैवल करके फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, और अंदर जाके फीमेल बॉडी के अंदर जाके वो फीमेल जो गैमेट होता है उसको फर्टिलाइज करता है, और जाइगोट तैयार हो जाता है। अब जाइगोट इनिशियल डेवलपमेंट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही करेगा, शुरू की डेवलपमेंट उसके अंदर होगी जाइगोट की। अब अंदर की डेवलपमेंट के अतबार से इसकी तीन जो है वो आपकी अभी क्लासेस बनेंगे, वो अब देख लेंगे अभी। ठीक है, तो इसकी वो अब बात करते हैं उसके बारे में, इसकी जो तीन क्लासेस हैं। उसके अलावा और मुझे सोचने तो कोई करेक्टर्स तो नहीं है, और अब वो तीन क्लासेस ही आ रही हैं बस मेरे जहन में तो। ठीक है जी, तो ये आपके पास मैमल्स होते हैं जी, बाकी तो सारे करेक्टर्स में आपको, हाँ इसका जो लिम्स होते हैं उसमें नेल्स होते हैं, इसके जो दो इसके जो है वो फोर लिम्स होते हैं। लिम्स के हवाले से बात करना भूल गया, दो दो फोर लिम्स होती हैं, दो इनकी हाइंड लिम्स होती हैं, और जो इनकी लिम्स होती हैं उनमें जो डिजिट्स होते हैं उनमें नेल्स होते हैं, क्लॉज नहीं होते। डिजिट्स हैव नेल्स, नाखून होते हैं जी, क्लॉज नहीं होते। नाखून ऐसे फ्लैट को कहते हो आप, क्लॉज कहते हो आप ऐसे नोकीलों को। तो हमारे हमारे ये जो हमारी उंगलियां होती हैं इनमें नाखून होंगे जी, क्लॉज नहीं होंगे, पंजे नहीं होते। अब वो एक और बात कीजिए, अगर कोई नाखून को पंजा बना ले, कि अपना जो है वो नाखून जो है ऐसा होना चाहिए, वो नाखून बड़ा करे और उसको घिस घिस के नोक बना ले, तो वो एक और बात है, वो तो मॉडिफिकेशन कर रहा है ना, कोई नेचुरल कैरेक्टर तो नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे डिजिट्स नेल्स होते हैं जी। तो ये हम मैमल्स हो गए जी। मैमल्स क्या होते हैं, मेजर तो कैरेक्टर तो है वो तो यही है कि जी फीमेल बॉडी में मेमरी ग्लैंड होते हैं, उसके अलावा बॉडी में हेयर्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड होते हैं, आउटसाइड पिन्ना होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और अब डेवलपमेंट के हिसाब से हमारे पास जो है इस क्लास की तीन सब क्लासेस बनती हैं, तीन सब क्लासेस होंगी। पहली सब क्लास कहलाती है प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया, और दूसरी सब क्लास कहलाती है मेटाथीरिया, हाँ, और तीसरी क्लास होती है यूथीरिया। ठीक है, ये इसकी तीन क्लासेस होती हैं डेवलपमेंट के हिसाब से। देखें, इन तीनों क्लास के अंदर वो मामला होगा जी, ये मामला तो कॉमन होगा कि मेल गैमेट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, अंदर जाके फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट तैयार हो जाएगा। अब जाइगोट शुरू की डेवलपमेंट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही करता है। अब उसके बाद का क्या होगा, वो इन तीनों क्लासेस में तकसीम हो जाती है जी। ये जो प्रोटोथीरिया होते हैं जी, इनके अंदर क्या मामला होता है, ये अंडे देते हैं, यार एग लेंगे, यानी ओवी पेरियस हो गई है, ओवी पेरियस। और ओवी पेरियस का मतलब क्या होता है, एग लेइंग, अंडे देने वाले। तो इनके अंदर क्या मामला होता है, इनका मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है, जाइगोट तैयार होता है। अब जाइगोट थोड़ी सी डेवलपमेंट करके अंडे की शक्ल में आ जाता है, वही हार्ड शेल, ऐसा हार्ड शेल होता है जी इनका, ये अंदर एम्ब्रियो होगा और उसमें ये एमनियन लेयर होगी, ये अंडा तैयार हो जाएगा। अब ये अंडा बॉडी के बाहर आ जाता है, और फिर ये बाहर आके ये अंडे के अंदर एम्ब्रियो डेवलप करेगा। जब एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाएगा तो अंडा तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो ये सब क्लास प्रोटोथीरिया जो है ये एविस की तरह होगा, ठीक है, एविस की तरह होगा। तो इनको कहते हैं हम कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मैमल्स एंड एविस। ठीक है, ये मैमल्स और एविस के दरमियान कनेक्टिंग लिंक हो जाते हैं। इनकी दो एग्जांपल्स हमारे पास है जी। अब वैसे तो ये ज़्यादातर तकरीबन एक्सटिंक्ट हो गए, बस इनकी हमारे पास एक तो डक बिल है और एक स्पाइनी एंड ईटर होता है।
एक डक बिल होता है और एक स्पाइनी एंट ईटर। भाई ये दो ही हैं हमारे पास जो इनकी लिविंग है, बाकी सारे जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। इनकी पिक्चर आप जो है वो नेट से देख लीजिएगा, डक बिल और स्पाइनी एंट ईटर की। तो भाई ये दो वाहिद मैमल्स हैं जो अंडे दे रहे होते हैं, जो ओविपेरियस है। अच्छा, मैमल्स कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में मेमरी ग्लैंड होगा। अगर मेमरी ग्लैंड नहीं होता ना तो फिर ये एविस में चले जाते या रेप्टाइल्स में। ठीक है, तो ये डकबिल और स्पाइनी एंटीटर यहाँ क्यों है, हालांकि अंडे दे रहे हैं, अंडे तो रेप्टाइल का करेक्टर है, अंडे देना तो एविस का करेक्टर है। ये दोनों यहाँ यूँ है क्योंकि इनकी बॉडी में मेमरी ग्लैंड होता है, ये अपने बच्चों को फीड कराते हैं, तो इस वजह से ये यहाँ मौजूद है। तो ये पहली क्लास होती है प्रोटोथीरिया, जिनके ऑर्गेनिजम्स जो है वो ओविपेरियस होते हैं। उसके बाद दूसरी क्लास होती है जी मेटाथीरिया। कैंगरू जरा ध्यान में रखिएगा, मेटाथीरिया क्या होता है, होते तो ये विविपेरियस होते हैं। विविपेरियस कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो अंडे के बजाय बच्चे देते होते हैं, यानी कि बच्चों को हम क्या बोलेंगे, किड्स, किड्स बॉर्न करते हैं ये। ठीक है, विविपेरियस कहते हैं, ओविपेरियस के अपोजिट टर्म। तो ये विविपेरियस होते हैं, यानी ये जो हैं वो अंडे दे रहे होते हैं और सॉरी बच्चे देते हैं, यानी कि इनका जो जाइगोट, अब वही इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट डेवलप होके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, प्यारा सा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और ये उस ऑर्गेनिज्म को बॉर्न कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जी, ऑर्गेनिज्म जो बॉर्न होता है ना इनका, वो मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुआ होता, इंतहाई वीक, लेस डेवलप हुआ हुआ होता है, बहुत ही कम डेवलप हुआ होता है। तो फिर इनकी बॉडी में एक पाउच होता है, इनकी फीमेल की बॉडी में एक पाउच होता है, और ये अपना वो पैदा हुआ हुआ बच्चा उस पाउच में रख देते हैं। उसी पाउच के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, तो वो अब ऑर्गेनिज्म जो उस पाउच के अंदर अपनी बाकी डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा। तो यूं कह लो आपके इनका जो इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आधे माह के अंदर, आधे माह के बाहर डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इनका जाइगोट पहले डेवलप करके पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, ये उसको जन्म दे देते हैं। फिर उसके बाद ये अपने पाउच में रख देते हैं उसको, पाउच के अंदर मेमोरी ग्लैंड के जरिए वो फीड करता रहता है और अंदर ही डेवलप हो जाता है। जब मुकम्मल डेवलप हो जाएगा तो पाउच से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसको सिंपल सी जबान में बोलेंगे कि आधे अंदर आधे बाहर डेवलप हो रहे होते हैं, विविपेरियस हैं ये। तीसरी क्लास होती है जी यूथीरिया, ये भी विविपेरियस होते हैं, यानी ये भी बच्चे देते हैं। बस फर्क क्या है कि ये जो होते हैं इनके इनके जो जाइगोट से जब डेवलपमेंट होती है तो मुकम्मल तौर पर वेल डेवलप हेल्दी जब ऑर्गेनिज्म हो जाएगा तब ये उसको जन्म देते हैं, पूरा अच्छा तैयार हुआ हुआ ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए। तो ये विविपेरियस ही है, ये दोनों विविपेरियस हैं। बस ये क्या है, लेस डेवलप बेबी बॉर्न कर रहे हैं, और ये जो है वो कंप्लीट डेवलप बेबी बॉर्न करते हैं, कंप्लीट डेवलप हुआ हुआ बच्चा जो है वो पैदा होता है इनके से। इनमें होता क्या है जी कि इनका जो जाइगोट होता है उस वो जो है इनकी फीमेल बॉडी से एक ऑर्गन के जरिए कनेक्ट हुआ हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, और उस ऑर्गन के जरिए जो है वो ये फीड कर रहा होता है जी बॉडी के अंदर। तो इस वजह से इनको हम अक्सर प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल आप कैंगरू रख लो जहन में, और इसके एग्जाम्पल्स तो हम ह्यूमन ही इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये इसकी तीन सब क्लासेस हो जाती हैं, प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले मैमल्स, मेटाथीरिया बच्चे का इनकम्प्लीट बच्चे देने वाले मैमल्स, यूथीरिया मुकम्मल तौर पर डेवलप बच्चे देने वाले ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, और वो जो मैं आपको बताया था शुरू में, याद होगा आपको कि कुछ ऐसे भी हमारे पास टेट्रापोड हैं जो इक्वेटिक होते हैं, वो जो अल्लाह आपका भला करे, वेल, डॉल्फिन को जो मैंने आपको कहा था, वो इस मैमल से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है जी, ये वेल जो है ना वो भी एक मैमल है, डॉल्फिन भी एक मैमल है, और वो उनका ताल्लुक इस क्लास से है, मैमल से। क्यों भाई, हालांकि वो तो इक्वेटिक है, उनका तो किसी भी क्लास से ताल्लुक नहीं बनना चाहिए ना, ना मैमल्स, ना एविस, ना रेप्टाइल्स, या ना एम्फीबियंस, क्योंकि वो तो मैमल से नहीं लग रहा है। उनकी बॉडी इक्वेटिक है जी, पानी के अंदर है, उनके पास लंग्स नहीं है, गिल्स मौजूद है, उनके पास लिम्स नहीं है जी, उनके पास तो फिन मौजूद है। तो उनको तो टेट्रापोडा में ही नहीं होना चाहिए, बट वाई दे आर स्टिल इन टेट्रापोडा, वाई दे आर स्टिल इन द क्लास मैमल, बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर, मेमोरी ग्लैंड होता है वेल वगैरह के अंदर, डॉल्फिन के अंदर, उनकी फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड मौजूद होता है, इस वजह से ये हमारे पास इस क्लास में स्टक हो गई। तो ये करेक्टर किसी में नहीं था, जिस करेक्टर का, मेमोरी ग्लैंड वाले करेक्टर का खाली एक ही क्लास हमारे पास मौजूद है, मैमल्स। तो दैट इज़ वाई हमने इसको जो है इसको इंक्लूड कर दिया वेल वगैरह को। तो यहाँ पर हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा मुकम्मल हो जाता है जी, और हमने फाइलम कॉर्डेटा को काफ़ी डिटेल में देख लिया, इसकी 4 क्लासेस देख ली, और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की जो क्लास होगी, अब हम उसमें थोड़ा इस पर एवोल्यूशन पर बात करेंगे।
ये जो हमने इतने सारी फाइलम हमने जब प्लांट्स का चैप्टर पढ़ा था, तो हमने उसमें एवोल्यूशन की भी बात करी थी कि किस ऑर्गेनिज्म को हमने कहेंगे कि वो लेस है जी, किसको हम कहेंगे हाईली डेवलप है। तो कुछ एवोल्यूशन हमें यहाँ पे भी हिंट अप हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि जी वो जो पहला फाइलम था पॉरीफेरा, वो इंतहाई लेस डेवलप था, और ये जो आखिरी फाइलम की लास्ट क्लास आई है, क्लास मेमेलिया, ये इंतहाई एक्सट्रीम डेवलप है। इसके बीच में हमें एवोल्यूशन नज़र आ रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम्स, पहले सेल से टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुई, फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुई, फिर ऑर्गेनिजम्स बन गए, फिर पानी वालों से निकल के फिर वो खुश्की की तरफ आ गए, टेट्रापोडा कहलाने लग गए। टेट्रापोडा से पहले तमाम क्लास क्या थी, इक्वेटिक थी, सिर्फ एक आर्थ्रोपोडा को छोड़ के। ठीक है, तो बाकी वो सारी क्लासेस जो हमारी वो इक्वेटिक थी, सिर्फ एक हाथ छोड़ के उसको, फिर ये टेट्रापोडा आ गए, लैंड एडॉप्ट कर लिया इन्होंने, फिर उसके हिसाब से इन्होंने एवोल्यूशन की, पहले अंडों पे शेल नहीं था, फिर अंडों में शेल आना शुरू हो गया, और आखिरी क्लास के अंदर तो इन्होंने अंडे तो छोड़ो, उन्होंने बॉडी के अंदर ही बच्चे को डेवलप करना शुरू कर दिया। अंडा तो छोड़ दो, क्योंकि वो अंडा फिर भी डैमेज हो जाता है, 100 अंडे देते हैं, एक एक बचता है जी, 99 हम खा लेते हैं मुर्गी पे। यही हो रहा है ना अंडे का हाल। तो 100 अंडे देती है मुर्गी, 99 हम खा लेते हैं, एक बच जाता है। तो ये तो नुकसानदेह बात थी। तो मैमल्स ने इसको इवॉल्व किया, उन्होंने कहा नहीं जी अंडे अंडे नहीं देंगे, नहीं तो इंसान को तल तल के खाया जा रहा होगा। तो उन्होंने कहा जी अंडे नहीं देंगे, उन्होंने बॉडी के अंदर ही जो है ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना शुरू कर दिया, अडॉप्टेशन एवोल्यूशन हुई। तो इस एवोल्यूशन के हवाले से इंशाल्लाह अब हम जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे।